नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। जापान में पीएम मोदी ने शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में किया सफर। आज चीन के लिए होंगे रवाना। 10 साल का रोड मैप, 3 बड़ी घोषणाएं और 9 समझौते। 5 लाख भारतीयों को जापान में मिलेगी नौकरी। भारत की अगुवाई वाले ब्रिक्स ने G7 को पीछे छोड़ा। यूएस के दिग्गज अर्थशास्त्री ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताया। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से जवाब तलब। डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्त बने पीटीआई बोर्ड के चेयरमैन, इनकी जगह किया गया नियुक्त। ईडी ने पहली बार उठाया कदम, इंटरपोल से इसलिए जारी कराया पर्पल नोटिस। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को टैरिफ पर दिया झटका, कैसे कोर्ट के फैसले से हिल जाएगी यूएस की अर्थव्यवस्था। हमास ने हथियार नहीं डाले तो गाजा पर कब्जा करेगी सेना, इजराइल ने दे दिया अल्टीमेटम। दिलशान मधुशंका ने हैट्रिक लेकर रचा इतिहास, चामिंडा वास और लसित मलिंगा के क्लब में मारी एंट्री। बाढ़ से भयंकर तबाही, डूब गया पंजाब, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, हरियाणा में कहर बरपा रही नदियां। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जापान के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है। यहां पर पीएम मोदी ने भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया। आज पीएम मोदी के जापान दौरे का आखिरी दिन है। जापान से पीएम मोदी चीन के तियानजिन शहर जाएंगे, जहां पर वो एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जापान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने अपने समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी की इस जापान की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी की। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की यात्रा भी की। भारत और जापान ने अपने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हुए अगले 10 वर्षों के लिए आर्थिक सहयोग, सुरक्षा क्षेत्र में साझेदारी, एक दूसरे के कामगारों को आसानी से आने जाने और काम करने का मौका देने और डिजिटल और आर्टिफिशियल क्षेत्र में सहयोग का रोड मैप बनाया है। जापान की कंपनियों ने अगले 10 वर्षों में भारत में 1000 अरब जापानी येन यानी कि 68 अरब डॉलर या लगभग 6000 अरब रुपए का नया निवेश करने का भी वादा किया है। दोनों देशों के बीच आपसी कामगारों को एक दूसरे के यहां आसानी से आने जाने और काम करने का मौका देने को लेकर एक कार्य योजना बनी है, जिससे 5 लाख भारतीय प्रशिक्षित कामगारों के जापान जाने का रास्ता खुलने की बात कही गई है। भारत की अगुवाई वाले ब्रिक्स ने वैश्विक उत्पादन के मोर्चे पर अमेरिका के प्रभुत्व वाले संगठन G7 को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिक्स देशों की वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी 35% हो गई है। वहीं G7 का वैश्विक उत्पादन में योगदान 28% है। अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने बताया कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है और अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत का रूस से तेल खरीदारी जारी रखना ये दिखाता है कि शक्ति का संतुलन अब अमेरिका से हटकर ब्रिक्स देशों की ओर झुक रहा है। अमेरिका की टैरिफ नीति ब्रिक्स को मजबूत और एकजुट बना रही है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में हो रही देर पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राम सेतु लोगों की श्रद्धा और आस्था का विषय है। सरकार को इसे किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, प्रदूषण या अनादर से बचाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। याचिका में राम सेतु के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से सर्वे कराने की भी मांग की है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। अपनी याचिका में स्वामी ने शीर्ष अदालत के 19 जनवरी 2023 को पारित आदेश का भी हवाला दिया है। डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्त को शुक्रवार को समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के निदेशक बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनका चुनाव पीटीआई के निदेशक मंडल की दिल्ली स्थित मुख्यालय में वार्षिक आम बैठक के बाद हुआ। पीटीआई देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। डॉक्टर गुप्त द प्रिंटर्स यानी मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के एन शान्य कुमार का स्थान लेंगे। बोर्ड ने मातृभूमि समूह के MV श्यामस कुमार को उपाध्यक्ष चुना है। डॉक्टर गुप्त और KN शांत
कुमार के अलावा बोर्ड के 13 और सदस्यों का भी चयन इसमें किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंटरपोल द्वारा अपने पहले पर्पल नोटिस जारी कराया है। ये नोटिस लियोन स्थित वैश्विक पुलिस निकाय द्वारा 21 अगस्त को जारी किया गया। पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा प्रकाशित 8 प्रकार के नोटिसों में से एक माना जाता है। ये अपने 196 सदस्य देशों के अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने के तरीकों की जानकारी प्रदान करता है। पर्पल नोटिस का प्रकाशन ईडी द्वारा जागरूकता पैदा करने और अपने वैश्विक समकक्षों को इन नए उभरते मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने का एक प्रयास है। बता दें कि इस पर्पल नोटिस के जारी होने से न केवल व्यापार आधारित धन शोधन जोखिमों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता मजबूत होगी, बल्कि धन शोधन के प्रति समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर भी प्रकाश डाला जाएगा। विदेशी वस्तुओं पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। तब तक टैरिफ लागू रहेगा और ट्रंप प्रशासन इसके लिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी टैरिफ को खारिज कर दिया तो इससे अमेरिका को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ट्रंप के फैसलों का जितना विरोध भारत में हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी उन्हें अमेरिका में झेलनी पड़ रही है। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। सुलिवन ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उनके बेतुके फैसलों की वजह से भारत के साथ बीते कई वर्षों से डेवलप किए गए संबंध खतरे में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपने हरकतों की वजह से भारत को चीन की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने इसे अमेरिका के हितों के विपरीत बताया है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्टोमिच ने कहा है कि हमास के हथियार न डालने की स्थिति में इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करेगी और वहां का नियंत्रण बरकरार रखेगी। स्मोट्रिच सरकार में शामिल अति दक्षिणपंथी दल के नेता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी ने कहा कि गाजा में खाद्यान्न उपलब्धता को लेकर बुरे हालात है। वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे भूख और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन पर भूखमरी का ज्यादा खतरा है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में छिड़ी आमने सामने की लड़ाई के बीच इजरायली सेना को 2 बंधकों के शव भी मिले हैं। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि बंधकों की रिहाई न हुई तो गाजा सिटी पर रात दिन हर समय बिना रुके हमले किए जाएंगे। इस बीच सेना ने दोपहर के कुछ घंटे हमले रोकने के अपने कार्यक्रम को भी अब स्थगित कर दिया है। अब हमास लड़ाकों का सुराग मिलने पर किसी भी समय हमला हो सकता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशान मंदुश्का ने इतिहास रच दिया है। वो शुक्रवार को हरारे में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में वनडे हैट्रिक लेने वाले 8वें श्रीलंकाई गेंदबाज बन गए हैं। श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 3 बार वनडे में हैट्रिक ली है। जिम्बाब्वे की पारी के आखिरी ओवर में 10 रन बचाते हुए मधुशंका ने हैट्रिक ली। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 92 रन पर खेल रहे सिकंदर रजा को आउट किया और उसके बाद ब्रेड इवांस और नागारवा के विकेट लिए। कुल मिलाकर ये 11वीं बार है जब किसी श्रीलंकाई गेंदबाज ने वनडे हैट्रिक ली है। इससे पहले लसिथ मलिंगा और चमिंडा वास 1 से ज्यादा बार हैट्रिक ले चुके हैं। और अब बात करते हैं देश के मौसम की। देश भर में मानसून काफी सक्रिय है और कई जगहों पर यह कहर बरपा रहा है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अनेक लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त महीना दर्ज किया गया है। अब तक 399.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आईएमडी के अनुसार ये 2010 के बाद से सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त महीना है। पंजाब में बाढ़ से प्रभावित जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को फिरोजपुर स्थित हुसैनीवाला में 7 फीट तक पानी भरने से रिट्रीट सेरेमनी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित 14 गांवों को जोड़ने वाले एकमात्र पुल के ऊपर 1.5 फीट तक पानी पहुंच गया है। इससे पुल को बंद करना पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश के रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की ताज़ी रिपोर्ट के मुताबिक 30 अगस्त तक कोंकण,
यानी कि आज तक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, केरल और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से आज गुजरात क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 30 से 31 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में और 30 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2025 के बीच उत्तराखंड में कई स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।